अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इंट्रोल के बाद फ़िल्म शुरू हो गई। फ़िल्म से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मैं वक्त देख लेता था। जब ठीक रात के 11:45 बजे और फ़िल्म ख़त्म होने में करीबन 10-15 मिनट रह गया तो मैंने जैकेट के बटन बंद किए, आहिस्ता से उठा और सर झुकाए नीम अंधेरे में तेज़ी के साथ दरवाजे में से निकलकर कॉरिडोर में आ गया। वहाँ कोई नहीं था। हॉल के अंदर से घोड़ों के दौड़ने और तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। मैं टॉयलेट से निकलकर दरवाजे के पास आया, उसका पट आहिस्ता से खोला और बाहर खुली फिजा में निकल गया। अकबी सड़क मैंने भाग कर पार किया और कोठरियों की अकबी गली में से गुजरता हुआ दूसरी तरफ वाली बड़ी सड़क पर आ गया। अब मुझे किसी सवारी की अशद ज़रूरत थी, मगर मैं रुकना नहीं चाहता था। रात के 12 बजने वाले थे। सड़क खाली खाली थी। कोठरियों में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। एक गाड़ी तेज़ी से गुजर गई। फिर मुझे एक मोटर रिक्शा की आवाज़ सुनाई दी। मैं फुटपाथ पर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। रिक्शा तेज़ी से मेरे करीब से निकला तो मैंने उसे आवाज़ दे दिया। रिक्शा ड्राइवर ने थोड़ी दूर जाकर रिक्शा रोक लिया। रिक्शा खाली था। मैं लपक कर रिक्शे में बैठ गया और उसे कश्मीरी गेट जाने को कहा। कश्मीरी गेट वहाँ से काफ़ी दूर था। 20 मिनट बाद कश्मीरी गेट के सिनेमा हाउस के करीब मैंने रिक्शा छोड़ दिया। शो ख़त्म होने वाला था। एक तरफ बहुत सी टैक्सियाँ, मोटर रिक्शे और तांगे वगैरह खड़े थे। मैं एक खाली रिक्शे में घुस गया और उसे लखनऊ रोड चलने को कहा। मैं तिमारपुर का नाम नहीं लेना चाहता था। लखनऊ रोड तिमारपुर में थी। रिक्शा कश्मीरी गेट से निकलकर अलीपुर रोड पर दौड़ने लगा। सबसे पहले मेरे दाएं जानब कुल्सिया गार्डन का पुराना महराबी दरवाज़ा आया। अलीपुर रोड की दोनों जानब नीम के ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। रिक्शा रोशन सड़क पर भागा जा रहा था। दाएं जानब ही मेडन होटल आकर गुजर गया। उसकी बाएं तरफ दिल्ली की वो पुरानी इमारत थी जहां गली में ऑल इंडिया रेडियो का पुराना स्टेशन हुआ करता था। उसके आगे दाएं तरफ ओल्ड सिकरेट की इमारत भी गुजर गई। फिर दूर छोटे से ऊंचे टीले के पीछे तिमारपुर की बस्ती की रोशनी नजर आने लगी। यह आबादी अब काफ़ी फैल गई थी। लखनऊ रोड भी पहले से कुशादा हो गई थी। मैंने एक कोठी के पास रिक्शा छोड़ दिया और यूं ही आगे चल पड़ा। यह सारा इलाका मेरा देखा भला था। मैं इसकी एक एक गली और एक एक बाजार से वाकिफ था। मुझे दरिया किनारे वाली छती हुई वैरान बौली का भी पता था। दरिया मेरी दाएं जानब एक ऊंचे बंद की दूसरी तरफ ढलान में बह रहा था। मैं लखनऊ रोड के ऊपर से होता हुआ तिमारपुर के पहले चौराहे को अबूर करके छती हुई बौली के पास आकर रुक गया। रात के अंधेरे में दरिया का चौड़ा पाट धुंधला नजर आ रहा था। इस अंधेरे में मैंने बौली के पास की करके दरख्त को पहचान लिया और उसके नीचे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। मैंने घड़ी देखी, 1 बजने में अभी 20 मिनट बाकी थे। इंतज़ार का वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। ठंड भी हो गई थी। मैंने हाथ जैकेट की जेबों में दे लिए और 1 बजने का इंतज़ार करने लगा। आखिर 1 बज ही गया। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। फिर मुझे एक साया बंद की झाड़ियों में से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं उठकर खड़ा हो गया। गैर शौरी तौर पर मेरा हाथ पतलून की उस जेब में चला गया जिसमें चाकू था। करीब आने पर मैंने इंसानी साय को पहचान लिया। यह वही नौजवान था जो मुझे रेस्तोरां में मिला था। उसने मुझे गौर से देखा। शायद वो मुझे पहचानना चाहता था। जब उसने मुझे पहचान लिया तो बोला, मुझसे 10 कदम का फासला रखकर मेरे पीछे पीछे चले आओ। इसके साथ ही वो मुड़ा और बंद की चढ़ाई चढ़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बंद की दूसरी तरफ आने के बाद उस नौजवान ने तिमारपुर की बस्ती में दाखिल होने वाली सड़क छोड़कर बंद के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। फिर वो एक ऐसी जगह आ गया जहाँ कर तिमारपुर की आबादी तकरीबन ख़त्म हो जाती थी। इसके बाद एक छोटा सा तालाब था। यहाँ कुछ दरख्त इधर उधर उगे हुए थे। एक दरख्त के नीचे वो रुक गया। वो सामने एक पुराना गिराज है। पोशाली उसके अंदर है। ये गिराज मेरे एक रिक्शा ड्राइवर दोस्त का है। वो भी मेरी तरह मुसलमान है, मगर इस वक्त यहाँ नहीं है। पहले मैं गैराज में जाऊंगा। मेरे बाद तुम गैराज में आ जाना। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करता, वो तेज़ी से दरख्तों में से होता हुआ गैराज की तरफ चल दिया। फिर मैंने उसे गैराज के पास अंधेरे में पहुंचकर गायब होते देखा तो आहिस्ता से अपने कदम आगे बढ़ाया। गैराज के बाहर सैन में एक तरफ पुराने रक्शे का ढांचा पड़ा था। गैराज की हालत शिकस्ता थी। उसकी ढलानी छत एक तरफ को झुकी हुई थी। उसका दरवाज़ा बंद था। कोई रोशनदान भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ खामोशी और अंधेरा छाया था।
कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे के एक पट को ज़रा सा अंदर धकेला तो मुझे मोमबत्ती की धीमी सी रोशनी नजर आई। अंदर आ जाओ, ये पोशाली की आवाज़ थी। वो चारपाई से उठकर बेख्तियार मेरी तरफ बढ़ी। मुझसे मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गया। अजनबी नौजवान चारपाई के पास लकड़ी के खोखे पर बैठा था। वो जल्दी से उठा और बोला, मैं बाहर जाकर ज़रा तसल्ली कर लूँ। पोशाली बहन, इतनी देर में तुम अपने साथी को वो सारी बात समझा दो जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई है। वो गैराज से बाहर निकल गया और पोशाली ने मुझे अपने करीब बिठा लिया और सारे वाक़यात तफसील से सुना डाले। जब मुझे मालूम हुआ कि यह नौजवान असल में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस में कैप्टन है और मुसलमान होने और पाकिस्तान से मोहब्बत करने के नाते हमारे लिए इतना बड़ा ख़तरा मोल ले चुका है, तो उस पर शक करने की कोई गुंजाइश बाकी न रही। थोड़ी देर बाद कैप्टन अंदर आ गया। उसने आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और खोखे पर बैठ गया। तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के कले पाकिस्तान का रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। उसने धीमी आवाज़ में मुझे मुखातिब किया। हम यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान से इस कदर मोहब्बत करते हैं, तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने तुम दोनों की मदद का फ़ैसला कर लिया है और इसकी वजह अल्लाह ताला, इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों से मेरी और मेरे भाई खलील और मेरे एक मुसलमान फ़ौजी होने की मोहब्बत है। इसके एवज़ मैं पोशाली की तरह तुमसे भी सिर्फ़ एक वादा लेना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे कि तुम पकड़े जाओ तो किसी हालत में भी मेरा नाम मत लेना, क्योंकि वो लोग तुम्हें तो ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर ना सिर्फ मुझे और मेरे बीवी बच्चों को बेदर्दी से हलाक कर दिया जाएगा, बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान और नस्ल को दर दर की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मैंने उसके हाथों को चूमा और जज्बात से लबरेज आवाज़ में कहा, एक बार तो क्या, अगर भारतीय 1000 बार भी मुझे कत्ल करें तो भी मैं तुम्हारा नाम कभी ज़बान पर ना लूँगा। अगर मैंने पकड़े जाने की सूरत में पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया तो मैं मरने के बाद अल्लाह के हजूर क्या मुंह लेकर जाऊँगा। उसने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। पोशाली बहन की तरह मुझे तुम पर भी यकीन हो गया है। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि चाणक्य प्लान मैक्रो फिल्म कहाँ पर रखी हुई है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या रास्ता इख्तियार करना होगा। वो मेरे और पोशाली के सामने खोखे पर बैठ गया और गहरी सांस लेकर कहने लगा, भारतीय हुकूमत को चूंकि इल्म हो गया है कि गैर मुल्की एजेंट चाणक्य प्लान के मैक्रो फिल्म के पीछे लगे हैं, इसलिए वो इसकी हर मुमकिन हिफाजत कर रही है। मैं सूरत हाल की नज़ाकत से भी पूरी तरह वाकिफ़ हूँ और यही वजह है कि मैं पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों को काफरों की लाई हुई तबाही से बचाना चाहता हूँ। पोशाली ने पूछा, क्या मैक्रो फिल्म मुल्क से बाहर किसी जगह पहुँचा दी गई है? कैप्टन ने बाहर कुछ खटका महसूस किया। यह किसी के कदमों की चाप थी। कैप्टन कुछ बोलते बोलते रुक गया। उसकी आंखें हम पर लेकिन कान बाहर की खामोशी पर लगे थे। फिर उसने अपने सियाह चमड़े की जैकेट में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने मोमबत्ती बुझाकर जेब से चाकू निकाल लिया और उछलकर अध खुले दरवाजे की एक तरफ हमला करने की पोजीशन ले लिया। पोशाली भी दीवार के साथ लग गई थी। बाहर एक लम्हे के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर हमें दो आदमियों के आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। इसके बाद आवाज़ें गुम हो गईं और एक बार फिर रात का सन्नाटा तारी हो गया। कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैं हमले के लिए तैयार हो गया। खुले चाकू पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। बाहर से हमारे साथी मुसलमान इंडियन कैप्टन की धीमी आवाज़ आई। अपना आदमी था। वो अंदर आ गया। उसने आते ही बताया कि उसका राजदार जानिसार साथी खलील था, जो उसे खबरदार करने आया था कि यह गैराज महफूज नहीं है और हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने चाकू बंद करके जेब में रखा और पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। पोशाली ने भी वही सवाल दोहराया। कैप्टन ने आहिस्ता से कहा, यहाँ से कुछ फासले पर दरिया के दूसरे किनारे एक वीरान खंडर है जो कनीज की बारादरी के नाम से मशहूर है। यह बारादरी दरिया बुर्द हो रही है, इसलिए उधर कोई नहीं जाता। खलील तुम दोनों को उसी वक्त वहाँ पहुँचा देगा। वहाँ एक खुफिया तहखाना है। मैं तुम्हें कल रात वहाँ मिलूँगा। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, मेरे जांबाज दोस्त, पोशाली के साथ तुम्हारा भी इस वक्त वहाँ जाना ज़रूरी है ताकि तुम वो जगह देख सको और कल रात आज खुद वहाँ पहुँच जाओ। अब मैं जाता हूँ। तुम मेरे जाने के 10 मिनट बाद बाहर निकलना। खलील तालाब के किनारे दरख्तों में तुम्हें खुदान मिलेगा। पोशाली इसको जानती है। मैं कल रात 12 बजे आऊँगा और फिर तुम्हें बताऊँगा कि चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म कहाँ है और उसे हम किस तरह हासिल कर सकते हैं।
कैप्टन बाहर निकल गया। मैं और पोशाली गिराज के अंधेरे में खामोश खड़े रहे। 10 मिनट बाद हम भी बाहर आ गए। अंधेरी रात में दूर तिमापुर बस्ती के बांस फ्लैट्स की रोशनियां झिलमिला रही थीं। हम एक दूसरे के आगे पीछे चलते तालाब के किनारे वाले दरख्तों में, तो वहाँ खलील एक दरख्त के पीछे से निकलकर हमारे सामने आ गया। उसने अपना मुंह सर गर्म चादर में लिपेट रखा था। पोशाली ने उसे पहचानते हुए मुझसे तारुफ करवाया। खलील ने हमें रक्षा में बैठने को कहा, जो ज़रा देर बाद बंद के साथ साथ मशरक़ की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी देर चलने के बाद रक्षा एक जगह रुक गया। खलील इंजन बंद करके उतर आया। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, इधर उधर मत होना, यहाँ आगे ज़मीन दलदली है। अंधेरे में हमें आसपास नीम के दरख्त और उनके दरमियान सितारों की रोशनी में धुंधला धुंधला दरिया नजर आ रहा था। जहाँ से हम गुजर रहे थे वो ऊंची घास का नाहमवार रास्ता था। यह रास्ता आगे जाकर ऊंचे टीलों में तंग हो गया। टीले खत्म हुए तो हमें आसपास कीचड़ सा चमकता नजर आया। खलील आगे आगे बड़ी एहतियात से चल रहा था। उसने सरगोशी में बताया कि यह दलदल है, जो इतनी गहरी तो नहीं है, लेकिन अगर इंसान इसमें गिर जाए तो अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। सामने एक खंडर की छतरी नुमा बुर्जी दिखाई दिया, जो अंधेरे में एक तरफ झुकी हुई थी। उसके इर्द गिर्द नक्शा ईंटों का फर्श बना हुआ था, जिसकी ढलान एक तरफ दलदल में जाती थी। यही कनीज बरादरी का खंडर था, जो एक गोल चबूतरे पर खड़ा था। खलील नीम अंधेरे में रास्ता टटोलता हुआ खंडर के हक में आ गया। यहाँ एक जगह बहुत सी झाड़ियाँ थीं। वो झाड़ियों को एक तरफ हटाते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ, तय खाना इसके अंदर है। झाड़ियों के अंदर कनीज की बरादरी के गोल चबूतरे की दीवार आ गई। इस दीवार में एक जगह ज़मीन से 2 फुट ऊंचा बड़ा सा शगाफ बना हुआ था। उस शगाफ में इतना अंधेरा था कि हमें एक दूसरे का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ सैम और नमी थी। खलील ने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन कर दिया। मोमबत्ती की रोशनी में हमें एक गोल सुरंग का रास्ता दिखाई दिया। चंद कदम चलने के बाद खलील बाएं जानब घूम गया। यहाँ पहली बार ठंडी हवा का झोंका आया। इस जानब एक महराबी दरवाज़ा था, जिसके पट गायब थे। उसके अंदर एक चौकोर तहखाना बना हुआ था। यहाँ ज़मीन पर दीवार के साथ भारी पहियों वाला एक तख्त बिछा था। खलील ने मोमबत्ती एक तरफ दीवार के पुराने ताक में लगा दिया और चादर उतारते हुए बोला, मैं यहाँ कल ज़रूरत की कुछ चीज़ें ला दूंगा। पोशाली बहन, तुम किसी तरह आज की रात यहाँ गुजारा कर लो। उसने तख्त को साफ करके अपनी चादर ऊपर बिछा दिया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे शाहजी ने कहा था कि तुम्हें मोती नगर छोड़ना है। मैंने इस बात में सर हिलाया और पोशाली से कहा, मैं कल रात आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करना। पोशाली एक बहादुर लड़की थी। वो इससे भी ज़्यादा दलदली तहखानों में ज़िंदगी की अजियतनाक रातें बसर कर चुकी थी। मेरी बात सुनकर मुस्कराने लगी। तुम मेरी फिक्र न करो मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देख लिया तो हमारा सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाएगा। खलील मजरत खान अंदाज में बोला, शाहजी ने मुझे आपको रात के वक्त यहाँ लाने से मना किया है, वरना मैं आपको मोती नगर आकर लिया था। कैप्टन बेहद एहतियात से काम ले रहा था, इसलिए उसने खलील को मना किया था कि वह मुझे अगली रात मोती नगर से न उठाया, और मुझे तकीद की थी कि मैं आज खुद कनीज के खंडर में पहुँचूँ। तय खाने में ठंड थी, चुनाचे मैंने अपनी चमड़े की जैकेट पोशाली को पहना दिया और उसे अल्लाह हाफिज़ कहकर खलील के साथ तय खाने से बाहर निकल आया। मैंने एहतियात के तौर पर चाकू भी उसे दे दिया था। मैं वापस सिनेमा हाउस जाकर अपनी गाड़ी वहाँ से नहीं लेना चाहता था, क्योंकि रात काफ़ी गुजर चुकी थी। चुनाचे खलील मुझे रक्शे में लेकर मोती नगर के इलाके में दाखिल हुआ, तो मैं वहाँ उससे जुदा हो गया और अकेला ही मोती नगर के बंगला नुमा क्वार्टरों के दरमियान छोटी सड़कों पर से गुजरता हुआ अपने बंगले के गेट पर आ गया। चौकीदार वहाँ पहले ही से मौजूद था। मैंने इस ख्याल से कि शायद खुफिया एजेंट सुन रहा हो, उसे कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, पार्टी में देर हो गई और गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, टैक्सी भी ना मिली, इसलिए पैदल आना पड़ा। चौकीदार खामोश रहा था। बेडरूम में जाते ही मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं गहरी नींद सो रहा था। दूसरे दिन उठा तो सूरज काफ़ी निकल आया था। मैंने कपड़े बदले, नाश्ता किया और टैक्सी मंगवा कर सिनेमा हाउस रवाना हो गया। वहाँ से अपनी गाड़ी ली और दफ्तर की तरफ चल दिया। ऑफिस का माहौल वैसे ही था जैसा एक रोज़ पहले थे। टंडन की मौत के बाद अब मिस्टर तिवारी इंटेलिजेंस विंग का इंचार्ज था, और उसकी जगह अब वो हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त मीटिंग लेता था। वो मीटिंग का दिन था। मीटिंग में विश्राम भी था। मैंने महसूस किया था
کہ कुछ अरसे से मीटिंग में टॉप सीक्रेट किस्म के मसाइल पर बात नहीं होती है। ये इस वजह से था कि ये लोग मेरे सामने ऐसे मसाइल पर बहस नहीं करना चाहते थे, सिर्फ दफ्तरी अमूर पर या ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब में सिखों खालिस्तान के मुतालबे के बारे में थोड़ी देर बहुत बात की जाती थी। लेकिन इन लोगों का रवैया मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल था, और किसी तरह भी यह ज़ाहिर नहीं होता था कि इन्हें मेरी खुफिया और भारत दुश्मन सरगर्मियों पर शक है। लंच के बाद मैं दफ्तर में बैठा एक फाइल पर नोट लिख रहा था कि मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आज शाम मैं अपने बंगले पर जाने की बजाय किसी गुमनाम सी जगह पर जाकर छुप जाऊं और वहीं से आधी रात को कनीज की बरादरी पर पहुंच जाऊं। ख्याल अच्छा था। इस तरह से मैं बंगले पर जाकर वहां से निकलने के झंझट से छुटकारा हासिल कर सकता था। इस बात का भी इम्कान था कि मेरे पीछे लगा हुआ पुरस्कार आदमी दफ्तर से निकलते ही मेरा ताक़ुब शुरू कर देगा, लेकिन मैं उसे यूं जल दे सकता था कि दफ्तर से सरकारी गाड़ी में निकलूं। फायर पर काम करते हुए सारा मंसूबा मेरे जहन में वाज़ेह हो गया। अभी दफ्तर बंद होने में पौन घंटा बाकी था। मुझे चौकीदार को फ़ोन पर बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मैं आज रात भी देर से आऊँगा। इस दौरान सजादा का फ़ोन भी नहीं आया था, वरना मुझे उसे फ़ोन पर बताना पड़ता कि मैं आज शाम दफ्तर से लेट आऊँगा। एक मुसीबत सजादा के ब्याह की भी मेरे सर पर लटक रही थी। इस मुसीबत से भी निजात हासिल करने के बारे में सोचता था। सजादा के फ़ोन के डर से मैं पहले ही दफ्तर से निकलकर पार्किंग गैराज में आ गया। मैंने झूठ मूठ गाड़ी को 2-3 बार स्टार्ट करने की कोशिश की। चौकीदार कोने में एक तरफ खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने इंजन का बोनट उठाया और उसकी ओट में होकर इंजन में से एक ऐसा पुर्जा निकाल कर जेब में डाल लिया जिसके बगैर गाड़ी नहीं चल सकती थी। गाड़ी में बैठकर मैंने महज दिखाने के लिए 2-3 बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। फिर बाहर निकलकर गाड़ी की खिड़की दरवाज़ा लॉक किया और चाबियां घुमाता हुआ चौकीदार के पास आ गया। ऐसा करो, प्रसाद को कहो कि दफ्तर की गाड़ी लेकर आए। चौकीदार फौरन उस तरफ चला गया जहां सरकारी गाड़ियां खड़ी होती थीं। थोड़ी देर बाद प्रसाद सरकारी वैगन लेकर आ गया। मैं वैगन में बैठ गया। इंजन में कुछ खराबी हो गई है। तुम ऐसा करो, मुझे दरियागंज मेरी बहन के घर छोड़ो। उसे मेरी बहन कृष्णा कुमारी के घर का पता था। जब दरियागंज का गुंजान इलाका शुरू होता तो मैं कृष्णा कुमारी के मकान वाली गली के नुक्कड़ पर उतर गया और ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी वापस ले जाए। कृष्णा कुमारी का मकान चंद कदमों के फासले पर था। वो मुझे देखकर निहाल हो गया। उसके दोनों बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन पति देव अभी काम से वापस नहीं आए थे। मैंने कृष्णा कुमारी को बताया कि आज मुझे अपनी प्यारी बहन की बहुत याद आई थी, इसलिए रात का खाना भी उसके यहाँ खाऊंगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गया। वो मेरे लिए चाय बना कर ले आई और रात के भोजन के इंतजामात में लग गया। उसका सराफ कमंद हरिप्रसाद भी आ गया। मुझे देखकर बड़ा खुश हुआ। उस पर मेरे अफसर होने का बड़ा रौब था। मुझे गले लगाते हुए बोला, चिंटी के घर आज नारायण कैसे आ गया। मैंने उसके कदम छूकर प्रणाम किया और बताया कि आज आप लोगों की बहुत याद है। माता जी भी याद आ गई। हरिप्रसाद उसी वक्त बाजार से भरजन के लिए कुछ मिठाई लेने चल दिया। रात के खाने पर कृष्णा कुमारी ने अपने हाथ से कचौरियाँ बनाई थीं। खाने के बाद बहन कृष्णा कुमारी ने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे जाकर माथा टेका। सागरी से थोड़ा सा संदान उंगली के साथ लगाकर मेरे माथे पर लगाया। फिर मैं और हरिप्रसाद ताश खेलने लग गए। वो रात वहीं रह जाने पर इसरार कर रहे थे, लेकिन मैं ये गलती कैसे कर सकता था। 11 बजे उनके मकान से निकलकर रक्शे के लिए मुझे खासी दूर तक चलना पड़ा, लेकिन फिर एक खाली रक्षा मिल ही गया। मैंने उसे कश्मीरी दरवाजे की तरफ चलने को कहा। यहाँ से मैंने दूसरा रक्षा लिया और उसे भी तिमारपुर वाली बस्ती के करीब पहुंचकर छोड़ दिया। रास्ता मुझे मालूम था। मैंने वहीं से एक शॉर्टकट इख्तियार किया और तिमारपुर की तरफ जाने की बजाय सड़क छोड़कर उस कच्चे रास्ते पर आ गया जो दरिया के बंद की तरफ जाता था। 12 बजने वाले थे। मेरे इर्द गिर्द अंधेरा था। आबादी की रोशनियां दूर दूर थी। मैं दरिया के बंद की ओर में चल रहा था। अभी मंजिल दूर थी। तिमारपुर की आबादी काफ़ी पीछे रह गई तो मैं उस मकाम पर आ गया जहाँ से मुझे दाएं जाने वाले दलदली रास्ते पर मुड़ना था। मैं बड़ी एहतियात से चलता रहा। 15 मिनट दलदल के दरमियानी रास्ते पर चलने के बाद मुझे अंधेरे में कुछ फासले पर कनीज की बरादरी का हैवरा दिखाई दिया। थोड़ी ही देर बाद मैं तहखाने में मौजूद था। वैशाली ने मोमबत्ती रोशन कर रखी थी। उसका चेहरा सख्त बोर लग रहा था, मगर मुझे देखते ही वो खेल उठी। हम तख्त पर बैठकर अपने मौसन की बेपनाह मोहब्बत की बातें करने लगे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है पोशाली कि हमें यहाँ एक ऐसे मर्द मुजाहिद का ताउन हासिल हो गया है
जो भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का आदमी है और उसे ये इल्म है कि मैक्रो फिल्म किस जगह पर रखी गई है। मेरा ख्याल है कि वो शायद इसके आगे हमारी मदद ना कर सके। माइक्रो फिल्म जहाँ भी होगी लेकिन उसे वहाँ में खुद ही चुराना होगा। एक बार पता चल जाए तो हम माइक्रो फिल्म लाने के लिए अपनी जान भी लड़ा देंगे पोशाली। ये हमारे वतन अजीज़ की सलामती और बका का मसला है। हम बातें कर ही रहे थे कि हमें बाहर सुरंग में कदमों की चाप सुनाई दिया। पोशाली चाकू निकाल कर तय खाने के महाराबी दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। मैं उछलकर दूसरी जानिब हो गया, मगर ये हमारा अपना साथी भारतीय कैप्टन था। उसने सियाह रंग की पतलून पर उसी रंग की जैकेट पहन रखी थी और सर पर ऊनी टोपी थी। उसने मुझसे पूछा कि मुझे यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं या कोई मेरे पीछे तो नहीं लगा हुआ था। मैंने उसे वो सारा मंसूबा बताया जिस पर अमल करते हुए मैं वहाँ तक पहुँचा था। फिर उसने पोशाली से पूछा कि खलील उसे खाने पीने की चीज़ें दे गया था। पोशाली ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि खलील उसे बहुत कुछ दे गया था। अब मेरी बात पूरी तवज्जो से सुनो। कैप्टन ने राजदराना अंदाज में हम दोनों को मुखातिब किया। जो राज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसका इल्म मिलिट्री इंटेलिजेंस के चंद अफसरान के सिवा और किसी को नहीं है। उन अफसरों में एक मैं भी हूँ। चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म हुकूमत ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के तामुन से एक ऐसी जगह पर रखी है जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं आ सकती है। जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी हैरत का इजहार करोगे। दिल्ली की लैला ग्राउंड के पीछे एक नया मिलिट्री अस्पताल बना है। ये एक मंजिला अस्पताल है और ज़्यादातर यहाँ ऊंचे रैंक के इंडियन फौजी ही दाखिल किए जाते हैं। अस्पताल की चार दीवारी बहुत ऊंची है और उस पर खारदार तार लगा दी गई है। उस अस्पताल का एक ही गेट है जिस पर 24 घंटे दो फौजी स्टेन गने लिए पहरे पर मौजूद रहते हैं। असल में ये फौजी अस्पताल इस मकसद को मद्देनज़र रखकर बनाया गया था कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ अहम सरकारी और फौजी दस्तावेजात को छुपाया जा सके। वैसे भी ये बात किसी गैर मुल्की एजेंट के दिमाग में बड़ी मुश्किल से आ सकती है कि अहम तरीन खुफिया दस्तावेजात उस अस्पताल के मुर्दा खाने के वलट में मकफल होंगी। मुर्दा खाने का सुनकर मैं और पोशाली भी चौंक पड़े। कैप्टन एक सेकंड के वक्फे के बाद कहने लगा, यहाँ चाणक्य प्लान की मैक्रो फिल्म है। चंद दूसरी अहम फौजी दस्तावेजात के साथ उस फौजी अस्पताल के मुर्दा खाने के नीचे खुफिया वॉलेट में रखी हुई है। मुर्दा खाना दिन रात मकफल रहता है। सिर्फ उस वक्त खुलता है जब वहाँ पोस्टमार्टम के लिए कोई लाश लाई जाती है। लाश का मुर्दा खाने के तय खाने में पोस्टमार्टम किया जाता है। उसी तय खाने में सामने वाली दीवार के साथ एक अलमारी है। उस अलमारी के पीछे दीवार में लोहे की सेफ गड़ी है। सिर्फ सेफ का यानी पट ही दीवार के बाहर नजर आता है, बाकी सेफ दीवार के अंदर है। उस सेफ पर कंप्यूटर ताला लगा है जिसकी कॉम्बिनेशन का सिर्फ रक्षा मंत्री यानी वजीर दिफा और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस को ही इल्म है। यह कॉम्बिनेशन मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद तुम रिवॉल्वर की गोली से उसे खोल सकते हो। यह बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उस सहनी सेब में बाज़ मजबूरियों की वजह से बरकी रूह नहीं दौड़ रही है।